Hi everyone, welcome back to RC Agrahi English classes. Wishing you a great pleasureful morning, and today we are going to discuss our introductory words. As you see, introductory words, the topic is. Then what are introductory words? You should know there and it are known by introductory word. There and it are known by introductory word. And today we are going to know at first use of introductory word there. Introductory word it or there. Then what is the reason why there and it is called as an introductory word? क्या कारण है कि हम इन्हें introductory word कहते हैं? As you know, at when we visit someone, then at first one should introduce oneself. और जैसे किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, मोस्टली ये लोग शुरू में यूज किए जाते हैं. देयर और इट का प्रयोग शुरू में होने के कारण इन्हें आप इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं. और हम जानेंगे देयर का यूज हम करते किस प्रकार के सेंटेंसेज में है. तो याद रहे, ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी बात का होना अथवा ना होना पाया जाए. ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी बात का होना या ना होना पाया जाए, इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आप देयर का प्रयोग करते हैं. देयर वाले सेंटेंसेस के साथ मोस्टली इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी तथा विल बी का प्रयोग होता है. कभी कभी देयर वाले सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से भी बनते हैं. हम लोग यूज ऑफ देयर के विषय में बातचीत कर रहे थे और आपको बताया गया कि किस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रारंभ देयर से होता है. तो याद रहे, ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी बात का होना या ना होना पाया जाए. ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी बात का होना या ना होना पाया जाए का प्रारंभ देयर से करते हैं. मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी बात का होना या ना होना पाया जाएगा. जैसे कक्षा में विद्यार्थी हैं, सड़क में वाहन नहीं है, कमरे में बच्चे हैं, अलमारी में किताबें नहीं है, बारिश के दौरान पानी ही पानी था. जो भी मैंने सेंटेंस बोले, इनमें चंद्रमा में ना तो हवा है ना पानी. जो मैंने भी 5 या 6 सेंटेंस बोले, उनमें गौर करिए, या तो होना पाया जाता है या ना होना पाया जाता है. और जब भी सेंटेंस में किसी बात का होना या ना होना पाया जाएगा, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए देयर का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में करते हैं. और याद रहे, यहां पर देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है. देयर के साथ प्रायः इज, एम, आर, वाज, वर तथा शैल बी व विल बी का प्रयोग करते हैं. परंतु कभी कभी देयर वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट से भी बनाते हैं. ऐसा तभी होता है जब सेंटेंस में वर्ब पाया जाएगा. वैसे देयर वाले सेंटेंस में वर्ब होता नहीं है, और जब भी वर्ब आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा.
और देयर वाले सेंटेंस में की खास बात यह है, सब्जेक्ट को आप वर्ब के बाद रखते हैं। जनरली सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आता है, लेकिन देयर वाले सेंटेंस में पहले वर्ब आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। कि फ्रेमिंग के लिए आप देखें, देयर, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस अदर्स। याद रहे, यहां पर देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता। देयर वाले सेंटेंस में देयर के यूज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। एक राजा था, मैंने बताया गया, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी बात का होना या ना होना पाया जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए सेंटेंस का प्रारंभ हम देयर से करते हैं। आप इसमें देख रहे हैं, एक राजा था, होना पाया जा रहा है। अलमारी में कोई किताब नहीं है, ना होना पाया जा रहा है। कक्षा में विद्यार्थी हैं, होना पाया जा रहा है। हाल में कोई सभा नहीं होगी, नहीं होना पाया जा रहा है। चंद्रमा में ना तो हवा है ना पानी, ना होना पाया जा रहा है। और किसी गांव में एक विधवा रहती थी, यह होना पाया जा रहा है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी बात का होना या ना होना पाया जाएगा, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की शुरुआत हम लोग देयर से करते हैं, अगर अफर्मेटिव है तो। हाँ, मैंने बताया है इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रायः वर्ब नहीं होता, और जहां पर वर्ब होगा उसकी पहचान केवल पास्ट इंडेफिनिट से मिलेगी, और जहां पर वर्ब होगा वो केवल पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। पहचान मिल रही है? चलिए, एक राजा था, होना पाया जाता है। सेंटेंस की शुरुआत हम लोग देयर से करते हैं। सबसे पहले देयर आएगा। क्यों? किसी ने पूछ लिया, क्यों भाई देयर क्यों लगा रहे हो? तो आप बता सकते हैं, भैया ऐसे सेंटेंस जिनका ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी बात का होना या ना होना पाया जाता है, उनका प्रारंभ हम देयर से करते हैं। और यहां पर राजा था, राजा का होना पाया जाता है देयर, क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट में वाज लगाते हैं। अब हम वाज लगाएं या वर लगाएं, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट इसका कौन है? राजा। सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे। देयर वाज अ किंग, ये आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद देखते हैं, अलमारी में कोई किताब नहीं है, ना होना पाया जाता है, कोई बात नहीं, तो देयर से बनेगा। ना होना पाया जाता है, होना या ना होना पाया जाएगा, वो देयर, शुरुआत देयर से करते हैं, देयर। क्योंकि यहां प्रेजेंट की बात है और कोई किताब नहीं है, मतलब सिंगल भी नहीं है, सब्जेक्ट सिंगलर है। ऐसे नाउन जिसमें नो वगैरह आता है तो हम इज लगाते हैं। तो देयर इज, सब्जेक्ट कोई पुस्तक ना होना है तो हो जाएगा देयर इज नो बुक इन द अलमीरा। ये आपने देखा, अलमारी में कोई पुस्तक नहीं है का ट्रांसलेशन हुआ देयर इज नो बुक इन द अलमीरा। अब देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थी हैं, होना पाया जाता है, देयर से शुरू होगा। अब वर्ब लगेगा, प्रेजेंट है तो इजमाल लगेगा, एम तो आई के साथ लगता है। यहां इज लगाएं या आर लगाएं, ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट है विद्यार्थी हैं, यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आप प्रेजेंट में आर लगाते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। किसी भी ग्रुप के पहले आप दा लगाते हैं, क्लास बच्चों का ग्रुप होता है, इसलिए आपने दा लगाया है। हॉल में कोई सवाल नहीं होगी, ये फ्यूचर का है, और आपने देखा है फ्यूचर में आप शैल बी या विल भी लगाते हैं। देयर में ना के सेंस देने के लिए नो का प्रयोग होता है, वो भी नाउन के साथ जुड़ के आता है। देखते हैं,
ना होना पाया जाता है, शुरुआत हम देयर से करेंगे, क्योंकि इसमें शैल भी और विल भी लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। शैल आई और वी के साथ लगता है, और यहां पर सब्जेक्ट है सभा, तो हो जाएगा देयर विल बी नो मीटिंग इन द हॉल। आपको बताया गया था सबसे पहले देयर आता है, फिर वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, शेष अदर्स आते हैं। आपको अभी फार्मूले में रेक्टेंगल शेप में लिखा गया था। किसी गांव आपने देखा होगा, ये जितने भी अभी 3-4 सेंटेंस बने, इससे किसी में वर्ब नहीं आया है, तो देयर वाले सेंटेंस में वर्ब आता नहीं है। और जब भी कोई वर्ब आएगा वो केवल पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मिल रही होगी। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी गांव में एक विधवा रहती थी। रहती थी यानी कि ती थी, ता था, ती थी, ते थे, यह पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके रूल से करेंगे, क्योंकि यहां पर होना पाया जाता है, तो होना या ना होना पाया जाएगा। हम लोग शुरुआत में देयर ही करते हैं। देयर रहती थी, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आप किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया नहीं करते, तो फिर करते क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब है लिव, हो जाएगा लिव्ड। अब सब्जेक्ट आएगा, देयर हुआ, वर्ब हुआ, अब सब्जेक्ट आएगा, देयर लिव्ड अ विडो। विडो विधवा होता है। इन अ विलेज, इन अ विलेज। आपको मैंने आर्टिकल ए में बताया रहा होगा कि ए का प्रयोग ऑल, एनी तथा वन के स्थान पर करते हैं, और एनी का मतलब कोई या किसी होता है। हम सिंपल सेंटेंस में एनी का प्रयोग नहीं कर सकते, एनी के बदले ए आएगा। एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, बट अफर्मेटिव में कभी नहीं। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का सेंस देना हो तो आप अकॉर्डिंग टू नीड ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये सेंटेंस नेगेटिव है, चंद्रमा में ना तो हवा है ना पानी। याद रहे यहां पर 2 बार आया है, ना तो ना। तो जब ना तो ना आएगा तो आप नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं, या तो या आएगा तो आप ईदर और का प्रयोग करते हैं। हम नीदर नॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन बात वही, ना होना पाया जाता है तो हम सेंटेंस की शुरुआत देयर से करेंगे। देयर, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नहीं है, एक भी आइटम नहीं है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगा। देयर इज नीदर एयर नॉर वाटर इन द मून। हम इन द मून इसलिए लगाए हैं क्योंकि पानी धरातल के अंदर मिलता है। चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह धरातल रखता है, पानी अंदर होता है। अंदर का पानी ही कभी सतह में दिखाई देता है, इसलिए इन द मून लगा है, ऑन द मून नहीं। याद रहे, आप सेंटेंस में देख रहे होंगे, यहां भी किसी बात का, किसी चीज का होना ही पाया जाता है। और आप जानते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में किसी बात का, किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाएगा, उनकी शुरुआत हम लोग देयर से करते हैं। लेकिन जो अभी आपने सेंटेंस देखा और ये सेंटेंस देख रहे हैं, तो इनमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है। यहां पर सब्जेक्ट रिपीट है, और जब सेंटेंस में ऐसा सब्जेक्ट रिपीट हो तो ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस तो देयर से शुरू होगा, लेकिन हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नथिंग का भी यूज करते हैं। जैसे देयर, देयर का प्रयोग किया क्योंकि होना पाया जाता है, और चूंकि सब्जेक्ट पानी है, पानी मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं होता, मतलब सिंगुलर होता है, इसलिए आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देयर वाज नथिंग बट वाटर
ड्यू टू रेन। तो आपने देखा कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसा रिपीट हो, पानी ही पानी है, फूल ही फूल है, बच्चे ही बच्चे थे, तो जब सब्जेक्ट रिपीट हो और दोनों बीच में ही आए पानी, तो जब सब्जेक्ट रिपीट हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नथिंग बट का प्रयोग करना होगा। बहुत ध्यान से देखें, जब हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट रिपीट हो तो इनका ट्रांसलेशन करते समय देयर के करेंगे और वर्ब करेंगे, उसके बाद नथिंग बट लगाएंगे। देयर से इसलिए क्योंकि यहां पर होना पाया जाता है, और जब भी कोई किसी सेंटेंस में किसी बात का होना या ना होना पाया जाएगा तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की शुरुआत आप देयर से करते हैं। आप देख रहे हैं इसका ट्रांसलेशन हुआ है देयर वाज नथिंग बट वाटर ड्यू टू रेन। इसका मतलब है बाढ़ के दौरान पानी ही पानी था। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, बगीचे में फूल ही फूल थे। फिर से सब्जेक्ट रिपीट है, तो आप इसका ट्रांसलेशन ऐसा ही करेंगे जैसे ऊपर देख रहे हैं। क्योंकि होना पाया जाता है इसलिए शुरुआत आप देयर से करेंगे। देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स in the garden. In the garden. अपेक्षा है ये बातें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी और आप मैटर को, फैक्ट्स को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब हम देख रहे हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड इट का यूज। Now I am going to explain about use of it. And tell me when it is used. it का प्रयोग हम कब करते हैं, कहां पर करना चाहिए, जी बताएं। याद रहे, ऐसी सेंटेंस जिसमें क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसी सेंटेंस जिसमें स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत भी हम इट से ही करते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिसमें दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना आदि का उल्लेख होगा। आपने देखा दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना का उल्लेख होगा तो भी इस प्रकार के सेंटेंस का प्रारंभ इट से ही करते हैं। और याद रहे, एम्फैटिक सेंटेंस यानी कि जोरदार वाक्य बनाने के लिए ऐसे सेंटेंस जब किसी में जोर दिया जाए तो उन्हें जोरदार वाक्य कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। और एम्फैटिक सेंटेंस का बनाने के लिए भी सेंटेंस की शुरुआत प्रायः इट से होती है। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। जी हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ इट, और इसका फर्स्ट रूल जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब सेंटेंस में क्लियर सब्जेक्ट का ना होना पाया जाए, जब सेंटेंस में क्लियर सब्जेक्ट ना हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इट से शुरू करते हैं और तथा यहां पर इट ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। और ध्यान से सुनिएगा, दूसरा रूल है, जब सेंटेंस में दिन, समय, वर्षा व प्राकृतिक घटना का उल्लेख हो तो भी इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इट से प्रारंभ करते हैं। रूल थर्ड है, जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना पर जोर दिया जाए तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को जोरदार वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। तो याद रहे, जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना पर जोर दिया जाए तो इस प्रकार के एम्फैटिक सेंटेंस का प्रारंभ, तो इस प्रकार के एम्फैटिक सेंटेंस का प्रारंभ आप इट से करते हैं।
और बता दें आपको, क्योंकि इट सिंगुलर होता है इसलिए इट के साथ आवश्यकता अनुसार इज, वाज या शैल या विल का प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार करते हैं। आप बात समझ रहे होंगे, और बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा, और आपके एग्जाम्पल हैं ये। इट के यूज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से सुनना व समझना होगा। आपका फर्स्ट सेंटेंस है राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बताइए इसमें सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट यानी कि डूअर, कार्य करने वाला होता है। इसमें सब्जेक्ट है क्या? जी नहीं, आपके फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, यहां पर डूअर दिखता ही नहीं है, कौन कार्य कर रहा है पता ही नहीं है। तो आपका पहला रूल था, जब सेंटेंस में क्लियर सब्जेक्ट ना हो तो इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस की शुरुआत हमें इट से करना चाहिए, और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे इट से, इट। और आपको बताया गया था कि इट सिंगुलर है, प्रेजेंट का सेंस देने पर आप इसके साथ इज लगाएंगे, पास्ट का सेंस देने पर आप इसके साथ वाज लगाएंगे, और फ्यूचर का सेंस देने के लिए आवश्यकता अनुसार आप शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। देखिए ये प्रेजेंट है, हमारा कर्तव्य है, प्रेजेंट है, तो हम इट के साथ इज लगा रहे हैं, इज है। आर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। अब इसमें वर्ब है दूसरा, तो इट इज आर ड्यूटी, तो दूसरा वर्ब रखेंगे। दूसरे वर्ब को रखने के लिए आपको इंफिनिटिव बनाना पड़ता है। इंफिनिटिव मतलब किसी भी वर्ब के पहले टू जोड़ने को इंफिनिटिव कहते हैं, और जब हम वर्ब को इंफिनिटिव बना देते हैं तब वह वर्ब नहीं रहता, बल्कि वह नाउन का सेंस देता है। यहां पर एक वर्ब ये हो गया। जब इसके बाद दूसरा वर्ब रखेंगे तो आप इंफिनिटिव बनाएंगे, और इंफिनिटिव बनाने के लिए पहले टू लगाएंगे और उसके बाद दूसरा वर्ब यूज करेंगे, टू रिस्पेक्ट। इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट। हम यहां अपना नहीं है लेकिन अपने का सेंस है, इसलिए हम यहां पर आर नेशन लगाएंगे। आर नेशन करिए या कंट्री करिए, बात एक है। आर नेशन, आप कंट्री भी कर सकते हैं, आर नेशन। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान नेशनल एंथम होता है, नेशनल एंथम। यहां नेशनल एंथम एक नाउन के रूप में है, इसलिए हमने एन इसका कैपिटल बनाया है, और किसी नाउन के जितने भी पार्ट होते हैं हर पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल होता है। नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग, तो आपने देखा इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर नेशन, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। आपका सेकंड है, आपने देखा था पहला रूल कि जब क्लियर सब्जेक्ट ना हो तब इट की शुरुआत करते हैं। पहले वाला एग्जांपल ऐसा ही था जिसमें क्लियर सब्जेक्ट था ही नहीं। दूसरा, उसके बाद देखते हैं जब सेंटेंस में दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना का उल्लेख हो, तो यहां पर समय आया है। समय है तो सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करेंगे, और ये इट है, आई। प्रेजेंट है, इज लगाएंगे, इट इज।
याद है 7:15, यानी कि 7:15, 15 मिनट 1 घंटे का क्वार्टर पार्ट है। और जब भी क्वार्टर पार्ट ज्यादा हो तो पास्ट लगाते हैं, और इतना कम हो तो हम टू लगाते हैं। वहां 9:30 बजे थे, 7:15 बजे हैं। याद है, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। ओ क्लॉक लगाने की बहुत जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। क्वार्टर पास्ट 7। लेकिन अगर हो जाता 6:45 बजे हैं तो आप लगाते क्वार्टर टू 7। बहुत ध्यान सुनिए, 7:15 है मतलब 15 मिनट ज्यादा है तो क्वार्टर पास्ट 7, और 6:45 है तो 15 मिनट कम है तो उसके साथ टू लगता है। क्वार्टर पास्ट 7 यहां पर है 7:15 के लिए। अगर 6:45 होता तो क्या हो जाता, इट इज क्वार्टर टू 7। आपका नेक्स्ट है सुबह होने वाली है, ये भी समय का ही जिक्र कर रहा है, तो शुरुआत हम 8 से करेंगे। प्रेजेंट है, इज लगाएंगे। और याद रहे, जब कोई काम हुआ ना होता है, जस्ट होने वाला होता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें वाला वाली हो, जैसे वो जाने वाला है, वो खाने वाला है, सुबह होने वाली है, तो ऐसे सेंटेंस में वाला वाली के लिए यहां पर काम का शीघ्र ही होना पाया जाता है। हम लोग सेंटेंस में अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। इट इज अबाउट टू होना, होने के लिए हम लोग भी लगाए, इट इज अबाउट टू बी मॉर्निंग। इट इज अबाउट टू बी मॉर्निंग। ये बी का प्रयोग इस वर्ब होने के लिए है, आप समझ रहे होंगे। आपका फोर्थ है, दिन का नाम है, आज रविवार है, तो भी आप शुरुआत इट से करते हैं, और इट के साथ प्रेजेंट है तो इज लगेगा। संडे, टुडे। हाँ, 9:30 बजे थे। ये जब टाइम ज्यादा होता है तो पास्ट लगाते हैं, टाइम कम होगा तो टू लगाएंगे। चलिए 9:30 ना लिख करके मैं यहां पर 9:15 लिखे दे रहा हूं, कारण कि आपको एक कुछ नया मिल जाए। 9:15 बजे थे, क्योंकि जब टाइम ज्यादा होता है तो हम पास्ट करते हैं। 7:15 था तो 15 मिनट ज्यादा था, तो क्वार्टर पास्ट 7 किया है। अब 9:15 है तो 15 मिनट कम है, समय है तो शुरुआत हम इट से करेंगे। इट इज क्वार्टर टू 9। 9:15 है, देखिए 15 मिनट कम है तो हमने टू लगाया है। क्वार्टर टू 9 व्हेन, याद है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, दरवाजा अपने आप खटकता नहीं है। और जब भी कोई काम दूसरे के द्वारा होता है वो सेंटेंस पैसिव होता है, और जब सेंटेंस पैसिव होता है तो पैसिव में सब्जेक्ट यहां पर होता नहीं है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। दरवाजा है, व्हेन द डोर, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वाज वर्ब लगाते हैं। द डोर वाज नॉक्ड, खटखटाना होता है, नॉक्ड, पैसिव में हमेशा थोड़ा लगता है। हो गया, इट इज क्वार्टर टू 9, नो सॉरी ये पास्ट है इसलिए हम यहां पर वाज लगाएंगे। इट वॉज क्वार्टर टू 9 when the door was knocked। 9 बजे थे, ये था है इसलिए यहां पर was लगाया है। इट वॉज क्वार्टर टू 9 when the door was knocked। अब हम देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है, ये प्राकृतिक घटना है। अंधेरा होना, उजाला होना, सनराइज होना, सनसेट होना, ये सब नेचुरली है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं की शुरुआत भी हम इट से करते हैं। इट किया, और प्रेजेंट है इस करेंगे, कॉन्टिन्यूअस लग रहा है,
अंधेरा तो ये नाउन है, जब नाउन को वर्ब बनाते हैं तो गेट लगा देते हैं, तो और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। और ये देख रहे हैं बूंदाबांदी हो रही है, मतलब रिमझिम बारिश हो रही है। बूंदाबांदी मतलब हल्की वर्षा को कहते हैं। तो आपको बताया गया है कि जब सेंटेंस में दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना को लिखो तो भी सेंटेंस की शुरुआत इट से करते हैं। तो यहाँ पर बारिश होने का सेंस आता है, इट लगाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट का सेंस है, हम इज लगाएंगे। इट इज कॉन्टिन्यूअस है, ड्रिजिल बूंदाबांदी होना होता है, और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं तो हो जाएगा इट इज ड्रिजलिंग। इट इज ड्रिजलिंग, ड्रिजिल बूंदाबांदी होना होता है। ड्रिजिल की स्पेलिंग, हाँ ड्रिजिल होता है, और बूंदाबांदी होने का मतलब रिमझिम बारिश होता है। यहाँ बारिश का सेंस है, आपने इट से शुरू किया था, प्रेजेंट है, इज लगाया, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया, ड्रिजलिंग। उसने ही मेरी मदद की थी, याद है, ये जोरदार वाक्य है, जोर दिया जा रहा है उस पर मदद करने के लिए। तो जोरदार वाक्यों की शुरुआत भी हम इट से करते हैं। इट इज ही, याद रहे, जब इज एम आर वाज वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन लगाना हो तो वह केवल और केवल सब्जेक्टिव केस में ही होता है। हो गया इट इज ही हु हेल्प्ड मी, इट इज ही हु हेल्प्ड मी। जोर दिया जा रहा है, जोरदार वाक्य है ये, इसीलिए जोरदार वाक्य की शुरुआत भी इट से करते हैं। क्योंकि अच्छा, मदद की थी, सॉरी यहां वाज हो जाएगा, इट वॉज ही, पास्ट का सेंस है, वाज होगा, इट वॉज ही हु हेल्प्ड मी। एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे, आप ही हो जो अक्सर रवि की मदद करते हो। देखो यहां पर जोर दिया जा रहा है, आप ही हो, यहां पर जोर दिया जा रहा है उसने ही, यहां पर जोर दिया गया था, अब यहां पर जोर दिया जा रहा है आप ही हो। तो जोरदार वाक्यों को, यानी कि एम्फेटिक सेंटेंस को जब किसी बात पर जोर दिया जाए तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत भी हम इट से करते हैं। इट, क्योंकि इट के साथ प्रेजेंट के सेंस में इज लगता है, इट इज यू। हु मीन्स जो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑफन हेल्प रवि। आप इसे समझ गए होंगे अगर ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुन रहे होंगे मेरी बात को। बहुत ही यूनिक है, इसके बिना ट्रांसलेशन संभव नहीं है, इसके बिना राइटिंग व स्पीकिंग भी संभव नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हें बहुत कंसंट्रेट होकर सुने, समझें और इनका नोट्स बनाएं, एक्सरसाइज करें। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स आपको बराबर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मैटर कैसा लगा, ये टेक्निक कैसी लगी बताने की, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।